नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कोरोना की तीसरी लहर भले ही खत्म होने की कगार पर हो, सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट गई हो, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बरकरार है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन व डेल्टा वायरस के नए रूप में फिर से दस्तक देने की आशंका जताई है। हालांकि नया स्ट्रेन कब सक्रिय होगा इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना फिर से भारत में बड़े स्तर पर एक्टिव होने वाला है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक रविवार को यहां करीब 3400 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार की तुलना में ये मामले 2 गुने से अधिक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में दैनिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद चीन के शंघाई शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई शहरों में भी बंद लगाया जा रहा है। इससे पहले कुछ शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगाया गया। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत में भी स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत कर दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3116 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 38,069 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। वहीं अब तक 4.24 करोड़ लोगों को ठीक किया जा चुका है। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के कारण मौत के शिकार हुए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर भले ही खत्म होने के कगार पर हो, सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट गई हो, लेकिन खतरा बरकरार है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन व डेल्टा वायरस के नए रूप में भारत में फिर से दस्तक देने की आशंका जताई है। हालांकि नया स्ट्रेन कब सक्रिय होगा इसके बारे में कुछ साफ नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों को मास्क व शारीरिक दूरी के अलावा कोविड प्रोटोकॉल के अन्य नियमों का दैनिक जीवन में पालन करते रहने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर नए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों को सतर्क किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क, रुमाल, स्कार्फ आदि जरूर बांधें। संभव हो तो बाहर भी हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। सार्वजनिक स्थानों पर फेस टू फेस करीब से बात ना करें। बाहर से लौटकर सबसे पहले साबुन से हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। बिना हाथ धोए न कुछ खाएं और न चेहरे पर हाथ लगाएं। देश में होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लोगों को चिंताओं में डाल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना फिर लौट रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो लगातार इस बात को लेकर चिंताएं एक बार फिर से जाहिर की जा रही हैं कि क्या कोरोना एक बार फिर से लौट आया है, क्योंकि चीन में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, शंघाई में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसको लेकर एक बार फिर भारत में भी ये बड़ा सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि क्या भारत में भी एक बार फिर कोरोना लौट आए। और इसी को लेकर लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 3000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसी वजह से जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी भी हमें सावधानियां बरतने की पूरी जो कोशिश है वो करनी चाहिए। चीन की अगर बात करें तो चीन में जिस तरह से शंघाई जो शहर है वहां पर लॉकडाउन लगाया गया, वहां पर कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। इसी वजह से सब ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में एक बार फिर से कोरोना लौटेगा, क्योंकि चीन में तो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिस तरह के मामले वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भारत में भी चिंताएं जो है वो लगातार बरकरार है। भारत के वर्तमान हालातों की बात करें तो अभी कोरोना की जो महामारी है वो बहुत ज्यादा तीव्र स्तर पर नहीं दिख रही है, लेकिन चिंताएं लगातार बनी हुई हैं कि आखिर जिस तरह से छूट दी गई है उसके बाद एक बार फिर से क्या कोरोना वापस आ जाएगा। आपको याद होगा कि एक बार जब कोरोना में छूट दी गई थी तो उसके बाद ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो फिर से वापस आ गया था। हालांकि डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह की तबाही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम देशों में मचाई हुई थी, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। कहा कि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है अपेक्षाकृत डेल्टा वेरिएंट के, लेकिन उसके बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक चिंता जो बढ़ाने वाली बात है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए पता चली। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना एक बार फिर से लौट आया है, क्योंकि चीन से जिस तरह के तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से कोरोना वापस लौटेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3116 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा 38,069 केस अभी भी भारत में सक्रिय है और
लेकिन तमाम जो लोग हैं वो अभी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो कोरोना की वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, और इसी वजह से कई लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिन्होंने कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनको फॉलो करना भी कम कर दिया है या फिर या कहें पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अभी भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर से बचने के लिए, कोरोना की जो तीसरी लहर उससे बचने के लिए हमें लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बहुत ज़रूरत है। और डॉक्टर विकास मिश्रा इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सर सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से कोरोना वापस लौट रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, चीन की अगर बात करें तो वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, भारत में भी क्या एक बार फिर से कोरोना वापस लौट रहा है? देखिए, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी शांतनु जी कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है जी। ये जरूर है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो गई है कि अगर कोरोना वायरस का जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में जा रहा है तो उससे हम लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे को संक्रमित नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो ओमिक्रॉन की वेव आई थी वो लगभग समाप्ति की कगार पे है। अगर हम बात करें पूरे देश की तो कल लगभग 3000 केसेस पूरे देश में आए थे, जो कि जब ये वेव पीक पे थी तो लगभग 2 लाख के करीब केसेस आ गए थे। तो इतने हद तक ये घट चुका है जी। तो आप अगर चाइना की बात करें तो वहां पे वेव अभी फिर शुरू हो रही है। समझने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ जो दूसरी वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है, उसके कारण आई थी जी। और अभी तक जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए हैं उसमें से डेल्टा वेरिएंट जो है वो अभी तक का सबसे खतरनाक है जी। न केवल संक्रामकता में बल्कि सिम्टम्स में भी। वो डायरेक्ट लंग में जाके हमारी लंग कैविटी को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से सांस में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, इसकी वजह से मृत्यु दर ज्यादा होती है जी। अभी जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न आगे वेव्स में आते जा रहे हैं वो आप कहें हमारा सौभाग्य है कि वो डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक नहीं है जी। लेकिन इस बात को हम टिकट फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते हैं। कोरोना हमारे बीच अभी भी है और जब कभी भी ये वेरिएंट दोबारा म्यूटेट करके एक नया वेरिएंट बनाएगा जो कि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होगा, तब वो चीज भयावह हो जाएगी जी। बिल्कुल। और सर जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये जो वेरिएंट था उसमें म्यूटेशन जो थे वो सबसे ज़्यादा थे और इसको WHO ने भी जिस तरह से एक चिंता का विषय करार दिया था। लेकिन उसके बावजूद सर क्या आपको लगता है ये क्या कारण रहा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था तमाम उसमें ज़्यादा म्यूटेशन थे अपेक्षा कर डेल्टा वेरिएंट की अगर बात की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डेल्टा की अपेक्षा ये उतना कहा जाए कि हानिकारक नहीं था? शांतनु देखिए, इसमें जो म्यूटेशंस हुए थे वो म्यूटेशन ज्यादा थे तो वो इस वेरिएंट की संक्रामकता को तो बढ़ा रहे थे। यानी एक व्यक्ति लगभग 22 से 23 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता था जी। लेकिन जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो शरीर के अंदर जाने के बाद एक ACE2 रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनसे चिपक के ये लंग कैविटी के अंदर जाता है जी। तो उसकी क्षमता ओमिक्रॉन वेरिएंट में इतनी नहीं थी जितनी डेल्टा वेरिएंट में थी। यानी कि वो हमारे शरीर में संक्रमित तो हो रहे थे लोग, लेकिन वो अंदर तक नहीं जा रहा था, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही उसका साइकिल समाप्त हो जा रहा था। उसके अलावा हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी काफी उस समय तक बढ़ गया था और वैक्सीनेशन के कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उस कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से संक्रमित तो लोग हुए लेकिन हॉस्पिटलाइज होने की ना के बराबर स्थिति थी और मृत्यु दर तो बिल्कुल ना के बराबर रही जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर जिस तरह से आपने कहा कि तमाम लोगों को संक्रमित करने की इसमें क्षमता थी, लेकिन बात की जाए डेल्टा वेरिएंट की तो उससे ज़्यादा ये घातक नहीं था। लेकिन सर डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से तबाही मचाई एक तरह से कहा जाए पूरे विश्व में, तो ये कहा जाए कि सर जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो कहीं ना कहीं लोगों में विकसित हो गई थी, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन जो है वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। और कहा जाए कि वैक्सीनेशन जिस तरह से हमारे देश में चल रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इसको लेकर पड़ा कि ओमिक्रॉन जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया।
बिल्कुल शांतनु, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है जी। डेल्टा वेरिएंट जब इन्फेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत लो स्टेज पे था। सेकंड स्टेज जब सेकंड आपका वेव आई थी जी। जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। तो जो लोग संक्रमित हुए, संक्रमित होने के बाद नेचुरल इन्फेक्शन से उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई जो लगभग 1 साल तक रह सकती है और फिर उसकी मेमोरी आगे तक रह सकती है। इसके अलावा जब वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बढ़ाया गया, सेकेंड में जब देखा कि मृत्यु दर ज्यादा हो रही, उसके बाद वैक्सीनेशन बढ़ाया गया, उससे भी आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई। और जब तक ओमिक्रॉन का हमारी तीसरी लहर आई थी तब हमारे यहाँ ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे जी। और जैसा कि मैंने शांतनु आपको पहले भी बताया कि इसमें संक्रामकता तो ज्यादा थी ओमिक्रॉन में जी। लेकिन ये हमारा बाई लक था कि उसमें सीरियसनेस कॉज करने की क्षमता ना के बराबर थी, इसलिए हम लोग उससे बच गए। इसीलिए जनता को समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। एप्रोप्रिएट कोविड, देखिए लाइफ तो चलती रहेगी जी, है ना, हमें अपनी लाइफ चलाती रहनी, लेकिन अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जी। कोरोना नहीं तो कोई और वायरस आ जाएगा, इसलिए जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर कहा जाता है, यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ में ना निकले, अगर निकल रहे हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसके अलावा अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेट हो। तो अगर आपने ये फॉलो किया तो संक्रामकता आपको संक्रमित ना के बराबर आप होंगे। जी। और सर सवाल ये भी है कि ओमिक्रॉन जब वेरिएंट आया था तो उसके बाद विशेषज्ञों का ये मानना था कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, अब इसके बाद एक कहा जाता है जो वैश्विक महामारी है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी, क्योंकि इस वेरिएंट के बाद जो इम्यूनिटी है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलप हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बाद जिस तरह से वायरस म्यूटेट होकर आया सामने ओमिक्रॉन के रूप में, और ओमिक्रॉन के बाद क्या अब आपको लगता है कि चूंकि अब इतना ज़्यादा वक्त हो गया है, अब मामले भी कम हो गए हैं, तो क्या कोई नया वेरिएंट फिर से आ सकता है म्यूटेट होकर? इसकी संभावना तो वैसे बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट का ये मानना था कि ओमिक्रॉन के बाद जो वैश्विक महामारी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है सर? पड़ेगा कि कोरोना महामारी जो है वो केवल भारत पे नहीं है, पूरे विश्व भर में है। और जो वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी कंट्री में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जितने ज्यादा आप देखें अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे वैक्सीनेशन बहुत लो रहा है। तो क्या होता है जब कभी भी वैक्सीनेशन लो होता है, यानी लोगों में प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के खिलाफ कम रहती है, और यही वायरस अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को, जैसे कोई HIV का पेशेंट हो गया या कैंसर थेरेपी का पेशेंट हो गया, उसको संक्रमित करता है, तो वायरस में ज्यादा क्षमता हो जाती है अपने आप को म्यूटेट करने की, और फिर वो म्यूटेट करके अपने आप को एक नेचुरल रेजिस्टेंट अपने अंदर कर लेता है और एक नए तरह का वेरिएंट वो बना लेता है। जैसा हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन भी एक साउथ अफ्रीका में एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में म्यूटेट होके पुराना वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट बना था जी। लेकिन ये टेक इट फॉर ग्रांटेड तो है नहीं जी कि वो केवल अफ्रीका में रहेगा। आप देखिए ट्रैवल इतना इजी हो गया वर्ल्ड में कि एक दिन में आप पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं। तो आप समझिए हफ्ते भर के अंदर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से पूरे सब कॉन्टिनेंट, आपका यूरोप, आपका एशिया, आपका साउथ ईस्ट एशिया, आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह फैल गया था। तो हमें इसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, जो हमारी पुअर कंट्रीज हैं उनको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट के द्वारा वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराना है। उसके अलावा जो ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया HIV के केसेस, कैंसर के केसेस, उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेके आपको एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की तरह से अपने आप को बचाना पड़ेगा कि वो संक्रमित ना हो, क्योंकि अगर वो संक्रमित हो गए तो ज्यादा म्यूटेशन के चांसेस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जिसमें WHO को आगे आके और हमारे भारत समेत और भी देशों को इसको समर्थन देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा। और वेरिएंट अभी कुछ दिन तक आते रहेंगे, आएंगे। अभी आप देखिए चाइना में जो वेरिएंट आया है जी, सबसे पहले आया है वुहान स्ट्रेन था, लेकिन वहां पे देखिए अब आपकी 40% पॉपुलेशन ऑलरेडी फिर से इन्फेक्टेड हो गई है इसके कारण। तो इसको लेके हम लोग गंभीर रहें, सावधान रहें, डरे नहीं, सचेत रहें।
एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें और अपनी वैक्सीनेशन भी कराते रहें। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास अभी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखें तो 5 से 6 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और ज्यादातर अपनी जो वैक्सीनेशन पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गई है। तो जो हमारे एज ग्रुप्स बचे हुए हैं बच्चों, सरकार को उसमें आगे आके और तेजी से बच्चों को भी वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। जी। और सर, जैसा कि चीन में आपने देखा, आपने भी जिक्र किया, चीन में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है हर बार कि भारत सरकार इसको लेकर जिस तरह से कहा जाए कि जो फ्लाइट्स हैं उन पर रोक कहीं ना कहीं लगानी चाहिए, लेकिन चीन चूंकि ऐसा देश है जहां से जो सच है वो बाहर नहीं निकल पाता है कि कितने मरीज जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, भारत के लोगों को, सरकार को कौन कौन से कहा जाए कि सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, वहां से अगर ये जो वेरिएंट वहां पर निकला हुआ है वहां से अगर ये भारत में आता है तो एक बार फिर से कई लोगों को अपने साथ इन्फेक्ट कर सकता है। शांतनु, इसमें वेरी जेंटली मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, प्लीज आप मेरी बात समझिएगा। कभी भी लॉकडाउन या फ्लाइट्स को बैन करना हल नहीं होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें पैसा और रोटी की भी जरूरत है, उसके लिए हमें इकोनॉमी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी भी लॉकडाउन या फ्लाइट पूरी तरह से बंद करना, कभी इसका आपका हल निकलना है। हाँ, ये जरूर है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको बहुत सचेत हो जाना है, खास करके जो कंट्रीज में अभी कोरोना बढ़ रहा है, तो वहां की जो पॉपुलेशन आ रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री को आगे जाके एयरपोर्ट्स में वहां के लोगों को तुरंत फ्लाइट से उतरते ही उनकी टेस्टिंग उनको प्रॉपर क्वारंटाइन करना, जिससे कि वो इन्फेक्टिव पीरियड उनका निकल जाए और वो किसी और को देश में संक्रमित ना कर सके। इस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बजाय इसके कि अब पूरा लॉकडाउन करके हमने फ्लाइट ही कैंसिल करी, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा कहा जाए कि सवाल बनता है कि जो फ्लाइट्स हैं उनको बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर जब वो उतरते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनकी जांच की जाए, और इसके बावजूद भी हमने देखा है कि इसके बावजूद भी ये तमाम तरह के प्रोटोकॉल आपने भी देखा कि अपनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद केसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो नजर आती है सर। जी शांतनु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो टेस्ट्स भी होते हैं वो 100% सेंसिटिव नहीं होते हैं। हो सकता है उस समय वो नेगेटिव हो और उसके 2 दिन बाद वो पॉजिटिव आ जाए, उसकी उतनी क्वांटिटी वायरल एंटीजन की ना डिटेक्ट हो पा रही हो। तभी मैंने कहा कि सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ना है, इसमें हम सबको, पूरे समाज को, सरकार को, सबको साथ साथ लेके चलना है। सरकार अपना काम करे, उनको क्वारंटाइन करे, हम आम जनता की तरह पहले से सचेत रहें, सावधान रहें, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। और जो भी व्यक्ति, अब तो देखिए आप समाज में सबको ही पता लग गया, आप इतना बड़ा माध्यम है के न्यूज, पूरी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को शुरू से लेके अभी तक शांतनु आपने और आपकी टीम जागरूक करते रहे हैं। तो अब तो सब लोगों को पता है कि जो विदेश से आते हैं लोग, खास करके उन कंट्रीज से जहां से आ रहे हैं, अगर वो नेगेटिव भी आ रहे हैं तो घर में भी आके वो जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता के लिए आइसोलेट कर दे, चाहे उनमें लक्षण आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो। अगर खाली आइसोलेट ही कर देंगे तो हम वो चेन तुरंत तोड़ देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, मीडिया एक माध्यम हो गया, सरकार एक माध्यम हो गया और जनता एक माध्यम हो गई, सामाजिक माध्यम हो गया। हम सबको एक साथ आके इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। और देखिए, सरकार के प्रयासों से, आपके प्रयासों से लगभग जीत तो हमारी हो ही गई। आप देखिए, ओमिक्रॉन आया लेकिन उसका असर ना हमारी इकोनॉमी पर पड़ा, ना हमें लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ी, और लोग भी हमारे संक्रमित तो हुए लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु दर बिल्कुल ना के बराबर रही। तो आगे भी हम ऐसे ही सचेत रहें, सावधान रहें, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाते रहें, जनता भी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जी। और सर, जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त अगर बात की जाए कि कोरोना के जो मामले हैं वो भले ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है, और इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट भी लगातार कहते रहे हैं। लेकिन सर, जांच जो है भारत की अगर बात की जाए तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है जिस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, क्योंकि जब जांचें कम हो जाती हैं तो आंकड़े भी अपने आप कम हो जाते हैं।
और जब जांच का प्रतिशत बढ़ता है तो उसके बाद आंकड़े भी जो है वो निकलकर सामने आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जांचें हैं वो कम हो रही हैं, इस वजह से भी कोरोना के जो टेस्ट हैं वो नंबर्स की बात की जाए तो वो कम आ रहे हैं। सर बिल्कुल शांतनु, आपने बिल्कुल सही कहा ये कि जांचें कई लेवल तक कम हो गई। इसमें सरकार को या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं जो इसको देख रही हैं उनमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, कांटेक्ट ट्रेसिंग बराबर रखनी चाहिए। कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार अगर पॉजिटिव आ रही है तो उनको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उनके लोगों को ट्रेस किया, कांटेक्ट ट्रेसिंग की वो कितने लोगों से पहले मिल चुके हैं संक्रमित होने के 2 दिन पहले से, और उन लोगों का भी टेस्टिंग करा के उनको भी आइसोलेट करने की कोशिश करी। इसी तरह से चेन टूट सकती है। तो ये थोड़ा सा सरकार को भी समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को भी, कि इसमें ढिलाई ना बरते। ऐसा ना सोचे कि कोरोना हमारे बीच से चला गया है, टेस्टिंग को बिल्कुल कम ना किया जाए, टेस्टिंग बराबर होती जाए। ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि यही टेस्टिंग हमें आगे बताएगी कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और हमें क्या क्या सावधानियां लेनी है। अगर हमने टेस्टिंग कम कर दी तो सारी मेहनत बेकार भी हो सकती है। जी, और सर RT-PCR अगर टेस्ट की बात करें तो कहा जाता है इसमें जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाता है। लेकिन सर अगर क्योंकि वेरिएंट जो ओमिक्रॉन था जो कि पकड़ में नहीं आ रहा था, कई बार RT-PCR से भी पकड़ में नहीं आ रहा था, तो सर RT-PCR कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये थोड़ी सी एक मिथ्या है कि RT-PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहा था। RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस, और सारे के सारे डिटेक्शन है सिवाय B2 लीनिएज जो है वो स्टेल्थ वेरिएंट का है। वो भी अगर हम प्रॉपर उसमें आपका जो एंटीजन अगर उसका इस्तेमाल करें स्टेल्थ वाले का, तो उसमें भी डिटेक्शन की संभावना 100% है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल कोरोना वेरिएंट्स की ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो जाता है। इन ऑल मैं आपको शॉर्ट बताना चाहूंगा, RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, और उससे आप समझिए कि वो बेस्ट मेथड है, उससे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। और ये बिल्कुल मिथ्या है कि RT-PCR से भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था। वो डिपेंड करता है क्योंकि ये लोकलाइज होता है, जब संक्रमित होता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो टूट गया। विकास जी से बात दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो RT-PCR, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि RT-PCR जो है वो एक अच्छा मेथड है, रिलायबल है, और इस पर ये कहना कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता सरासर गलत है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime, 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सवाल यही है, क्या फिर लौट रहा है कोरोना? क्योंकि जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और चीन में जिस तरह से नया वेरिएंट मिलने की खबर सामने आ रही है, उसके बाद से तमाम जो चिंताएं हैं एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की, वो बढ़ गई हैं। क्योंकि चीन में जिस तरह का वेरिएंट मिला है, उसके बाद से जिस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत में एक बार फिर से कोरोना लौट सकता है। तो सवाल यही है, क्या एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है? डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह की तबाही पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मचाई, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सामने आया। और ओमिक्रॉन ने भले ही डेल्टा की तरह तबाही न मचाई हो, लेकिन ओमिक्रॉन वो वेरिएंट था जिसके बाद से जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती रही। और अब एक नया वेरिएंट भी सामने आ सकता है, क्योंकि चीन में जिस तरह का कोरोना वायरस का जो वेरिएंट मिला है, उसके बाद से ये आशंकाएं लगातार बढ़ गई हैं कि एक बार फिर से जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो सामने आ सकता है। तो इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या फिर एक बार कोरोना लौट रहा है, किसी नए रूप में लौट रहा है, नया वेरिएंट कौन सा होगा, इसको लेकर लगातार चिंताएं जो है वो लोगों की जो है वो बनी हुई है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है और डेल्टा वेरिएंट जो है उसको मिलकर उसका म्यूटेशन होकर एक नया वेरिएंट भी सामने आ रहा है। इसको लेकर भी WHO की तरफ से चिंता सामने आई है। और एक स्टडी हाल ही में हुई है जिसमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जो है और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक नया जो वायरस है उसको, एक जो नया वेरिएंट है उसको बनाया है। और इसका सबूत भी मिल चुका है। और इसी वजह से चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई हैं और चिंताएं बढ़ना लाजमी भी है। और इसी वजह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक जो है वो लगातार इसको लेकर कहा जाए कि चिंता जाहिर कर रहे हैं। और विकास जी, डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो स्टडी एक हुई थी उसमें रिपोर्ट ये सामने आई थी कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक नया वेरिएंट बना रहे हैं। सर, कितना घातक ये हो सकता है अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त में, अगर ये वेरिएंट फैलता है पूरे विश्व में जिस तरह से बाकी वेरिएंट जो है फैले हुए हैं? देखिए शांतनु, ये जो वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं, डेल्टा और ओमिक्रॉन, ये दोनों मिलके कोई नया वेरिएंट नहीं हुआ है जी। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में डबल कोरोना इन्फेक्शन यानी डेल्टा वायरस से भी इन्फेक्शन और ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी इन्फेक्शन, डबल वेरिएंट इन्फेक्शन हुआ है जिसको डेल्मिक्रॉन नाम दिया गया है जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तक जितने भी 7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए हैं उसमें से सबसे खतरनाक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डेल्टा वायरस को माना है, क्योंकि वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड 2 के अंदर डायरेक्ट लंग कैविटी को जाके डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड पेशेंट में दूसरे तीसरे दिन में शुरू हो जाती है और 5 से 6 दिन में वो काफी सीरियस हो जाता है। तो ये जो वेरिएंट था, ये वेरिएंट सबसे डेंजरस था। लेकिन ओमिक्रॉन भी डेंजरस था क्योंकि वो संक्रामकता तो ज्यादा कर रहा था लेकिन सीरियसनेस उतनी नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये सुपर इम्पोज इन्फेक्शन किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट में, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हो, जो HIV से पीड़ित हो, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा हो या जो एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा हो, तो अपने आप ही वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम हो जाती है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम खुद दवाई देते हैं जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को, जिससे कि ऑर्गन जो हमने डोनेट किया, जो उसमें लगाया, वो रिजेक्ट ना हो। तो इन भी पेशेंट्स की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इन पेशेंट्स में ये डबल वेरिएंट इन्फेक्शन पाया गया था जिसको इन्होंने एक हाइपोथेटिकल नाम डेल्मिक्रॉन दिया था। आप जो बात कर रहे हैं कि दोनों वेरिएंट मिलके एक नया वेरिएंट बना, ऐसा नहीं है जी। ठीक है सर, अगर बात की जाए कि ये जो वेरिएंट बढ़ भी रहा है, दोनों वेरिएंट मिलकर जो एक नया संक्रमण कहा जाए कि इसको बीमार कर रहे हैं लोगों को, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर सबसे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है या फिर जिनके लिए वैक्सीन अभी तक नहीं आई है वो बच्चे हैं, और जिनके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई है सर, उनको किस तरह से उनका बचाव किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घातक उनके लिए भी हो सकता है ये जो नया वेरिएंट कह सकते हैं आ सकता है। जो शांतनु,
सबसे जरूरी चीज बस वही 3 शब्द, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, खास करके मिक्स पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, जहां पे बाहर की पॉपुलेशन आके दूसरी पॉपुलेशन से मिक्स करती है। भीड़ भाड़ इलाके वालों जगह पे ना जाएं, बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क लगाएं, मास्क भी इतना टाइटली फिट हो, खाली नाम का मास्क ना हो कि वो आपकी नोज और माउथ दोनों को प्रॉपर कवर करे, जिससे कि वायरस आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि वायरस को संक्रमित करने का रास्ता खाली नाक और मुंह के द्वारा ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके शरीर में वो जाना है तो इन्हीं 2 चीजों के द्वारा ही वो अंदर पहुंच पाएगा। उसके अलावा अपने हाथों को बराबर साफ रखना, क्योंकि हम कंटेमिनेटेड सरफेसेस को छूते रहते हैं, यहाँ पे वायरस हो सकता है। तो आपने बिना अगर बिना हाथ डिसइंफेक्ट किया, आपने अपने उन्हीं संक्रमित हाथों से अपने नाक, आंख या फिर मुंह को छुआ तो आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो सारी पॉपुलेशन, चाहे वो अडल्ट पॉपुलेशन हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे यंग बच्चे हो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसा आप भी बोल रहे हैं, अपनी बारी आने पे आपको वैक्सीनेशन भी कराना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो भी बीमारी से आप कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, खास करके डायबिटिक पेशेंट, वो अपनी शुगर प्रॉपर कंट्रोल करके रखें। जी, जो बीपी के मरीज हैं, हमारे साथ एक दर्शक जो है वो जुड़ गए हैं, केपी शर्मा दिल्ली से, सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी केपी शर्मा जी, अपना सवाल पूछे। हेलो जी, नमस्कार जनाब। ये जो है बच्चों के लिए कोई नहीं आ रही है, हम लोगों के यहाँ छोटे बच्चे हैं जी 6 ईयर्स 7 ईयर्स के जी, तो म्यूटेशन का डेंजर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं बेसिकली सबके लिए समझता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होनी चाहिए। जी ठीक है, आपका क्या कहेंगे आप? ये म्यूटेशन जो आ रही है बड़ी खतरनाक है ना, तो बच्चों को बचाना भी हम लोग का फर्ज है। तो हमारे साइंटिस्ट कुछ तो सुझाव दें हम लोगों को। ठीक है केपी शर्मा जी, इसका आपको सवाल है, उसका जवाब डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, इनके सवाल का क्या जवाब है? देखिए, ये जो वायरस है, ये नया वायरस है और इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। कोई इफेक्टिव एंटी वायरल ड्रग अभी तक इसके लिए नहीं आई है। जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास ओसेल्टामिविर, जो टेमी फ्लू नाम से दवा बाजार में आती है, जो कि बच्चों और एडल्ट सबको दी जाती है और स्वाइन फ्लू से बचाता है। तो इस पे भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि ये वायरस इतना म्यूटेट करता है। तो दुर्भाग्यवश अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं आई है। हाँ, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता काफी वर्सेटाइल होती है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दें, जंक फूड ना दें, विटामिन सी के सोर्सेज जैसे फ्रूट जूस वगैरह आप दें, तो उनकी इम्यूनिटी अपने आप और मजबूत हो जाएगी। यही एक सबसे अच्छा तरीका है जो बच्चों को इन चीजों से बचा सकता है। बच्चों को प्रॉपर घर का न्यूट्रिशन दें, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर की आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें, और उसके अलावा फ्रेश जूस वगैरह, सूप वगैरह और अनदर विटामिन के सोर्सेज होते हैं, उसके द्वारा आप इनकी इम्यूनिटी को और मजबूत करें। दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू एट दिस टाइम। जी सर, एक जैसे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो लगातार आ ही रही है, 6-7 वैक्सीन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। सर, इसके अलावा नेजल स्प्रे भी जो है उसको भी एक कंपनी ने लॉन्च किया था। सर, नेजल स्प्रे और वैक्सीन में क्या डिफरेंस होगा? कौन ज्यादा कारगर साबित होगी? सर, इस पर थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कर। हाँ, शांतनु, देखिए, इस पे भी अभी ट्रायल चल रहा है, रिसर्च चल रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह इफेक्टिव हैं। जो आपकी नेजल वैक्सीन है वो भी लोकली आपका काम करेगी, जबकि आप जो वैक्सीन आप इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं वो सिस्टमेटिकली जाके वहां काम करती है। नोज के द्वारा वो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी जहां से वायरस आपके एंट्री कर सके। तो नेजल, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है। ये एक लोकल तरीके से देने का तरीका है जहां से वायरस प्रवेश करता है, और वो एक सिस्टमिक तरीके का हिस्सा है कि वायरस प्रवेश कर चुका है तो उसको कैसे रोकना है। एंड बोथ आर इफेक्टिव। जी सर, बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो वैक्सीन तो अभी आई नहीं है। क्या नेजल स्प्रे का बच्चों पर प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाता है। बट इनफैक्ट आप देखिए, यूरोप वगैरह में तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इट इज वेरी सेफ। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं,
साइंटिफिक कमेटी होती है, तो वो जब तक अप्रूवल नहीं दे सकती तब तक वो मार्केट में आ नहीं सकता है। तो साइंटिस्ट जब गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे सेफ्टी का, तो वो बाजार में आएगी, तभी लोग खरीद पाएंगे वो। ठीक है। और सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद कानपुर देहात से। आनंद, क्या सवाल है आपका? सर मैं डॉक्टर मिश्रा से बात करना चाहता था। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी आनंद जी, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग नॉर्मल जाते हैं, CHC जाते हैं, PHC जाते हैं, तो जो अपॉइंटमेंट डॉक्टर होते हैं वो तो नॉर्मल बात करते नहीं है ना। जो भी पेशेंट जाता है वो बड़ा डिस्टेंस बना करके बड़ा वैसे करते हैं, लेकिन आम जन जब कोई बड़ा आदमी जाता है तो आराम से बात करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आदमी कोई भी पेशेंट जाए तो कोई पेशेंट अगर जाता है तो डॉक्टर को ऐसे ही नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए जैसे कि आम आदमी के साथ, जैसे कि वो अच्छे बड़े या कोई विजिबल पर्सन के साथ बात करता है। जी ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि आम जन जो है ना उसको ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो इनका जो प्रश्न है सर आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर्स के बिहेवियर को लेकर है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एक डॉक्टर से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे मरीज के साथ, आप उसको अपना फ्रेंड मान के उसको जितना से ज्यादा सॉफ्ट बोल के उसको कॉन्फिडेंस में ले रखेंगे। जैसे कि पहले आपके डॉक्टर्स होते थे तो एक फैमिली फिजिशियन का नाम दिया गया था कि वो एक परिवार सदस्य हो जाता था। वो ट्रेंड कहीं कुछ गायब हो गया और ये दोनों तरफ से हुआ है। थोड़ा सा पब्लिक भी वायलेट हुई है, थोड़ा डॉक्टर्स में भी ये एथिक्स की कमी आ गई, लेकिन हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। हमारे अब की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में तो मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्पेशल एक अब ये टॉपिक शुरू हो गया है एथिक्स का, कि किस तरीके से डॉक्टर्स को मरीज से बात करना चाहिए, किस तरीके से एटीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जा रही है, जिससे कि डॉक्टर्स बहुत ही पेशेंट पूर्वक, बहुत विनम्रता से मरीजों से पेश आए। जी, और सर एक सवाल ये भी है कि सर जिस तरह से जो ग्रामीण स्तर पर जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, CHC की बात करें, PHC की बात करें, तो वहाँ पे सर जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो पेशेंट जाते हैं उनको कई बार कुछ टैबलेट्स वगैरह देकर उनको वहाँ से चलता कर दिया जाता है। तो सर ये जो ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं हैं कोरोना वायरस को ही ले लें, तो अभी चूंकि वेव आई थी, इस वजह से वहाँ पर जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो तो कर दी गई थी। CHC की बात करें, PHC पर सर कहीं कहीं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ता है सर। बिल्कुल शांतनु, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसी समय हमें ये बात और समझनी पड़ेगी कि पिछले 70 साल से हमारा जो हेल्थ सिस्टम था उसको काफी जंग लग गई थी। ये जब हमारी महामारी अब की बार आई है तो सरकार भी चेती, सरकार ने भी इसको बहुत जरूरी समझा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एड्रेस करना कितना जरूरी है, तभी हम किसी महामारी से पार पा पाएंगे। तो आगे भी सरकार ने इसको ध्यान में रख के हर तरह का बजट बढ़ाया है, और फैसिलिटीज, लैब्स हो गए आपके, और अनदर और तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हो गए, इवन डॉक्टर्स की पोस्टिंग किस तरीके से लगाई जाए, सरकार उस पर काम कर रही है। कोई भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने टाइम लगता है, ग्रेजुअली होता है। 70 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, तो अब थोड़ा सा 3-4 साल और इंतजार करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बहुत ही सीरियसली इस चीज को देख रही है और चीजें इंप्रूव भी हो रही हैं ग्रेजुअली। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और अच्छी उम्मीद करनी चाहिए आगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार इस चीज को बिल्कुल ठीक उस पे ले आएगी। सर कोरोना से बचाव के बहुत बेसिक से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि सर सैनिटाइजर, क्योंकि कोरोना जब आया उसके बाद से सैनिटाइजर की बिक्री जो है किस तरह से बढ़ गई है भी आपने देखा, लेकिन सबसे कहा जाए कि जो सवाल ये है कि सैनिटाइजर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने अपना अपना सैनिटाइजर बनाकर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन क्या उनमें वो क्षमता है कि वो कोरोना वायरस जैसे जो वायरस है उसको नष्ट कर सके? तो इसके लिए कौन सा जो कहा जाए कि जो
सैनिटाइजर मैं है समझ गया शांतनु, जो उसको यूज करना चाहिए। आपका सवाल। देखिए शांतनु, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि ये जो कोरोना वायरस है, जो आरएनए वायरस है, ये एक एनवेलप्ड वायरस है और इसके एनवेलप को हमने तोड़ दिया तो वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा। और इस एनवेलप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है नॉर्मल, जो घर में आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, उस डिटर्जेंट पाउडर से भी अगर आप अपने हाथ धो लेते हैं, आप नॉर्मल सोप से आप अपने हाथ धो लेते हैं, अपने शरीर को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, डेट इज मोर देन एनफ, वो इसके एनवेलप को तोड़ देगा। रही बात सैनिटाइजर्स के प्रयोग करने की, तो ये साइंटिफिकली आप मान के चलें कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉप से आप खरीद रहे हैं, तो उसमें देखिए कम से कम 70% आपका अल्कोहल की क्वांटिटी होनी चाहिए, 70% से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी वो उस एनवेलप को ब्रेक कर पाएगा। अगर 70% से कम है तो वो इनइफेक्टिव है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी मार्केट में सैनिटाइजर्स को लेने जा रहा है तो ये हम जो इथाइल अल्कोहल उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ है उसकी परसेंटेज जरूर चेक कर लें। इट शुड बी ऑलवेज 70% और मोर देन दैट। सर सेम सवाल है कि मास्क जो है वो भी जिस तरह के मार्केट में आ गए हैं, तो मास्क जो है वो किस तरह का लेना चाहिए जो कोरोना वायरस को बचा सके, पूरी तरह से प्रॉपर जो है आपका नाक और मुंह उसको ढक सके? शांतनु, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, आप खुद देखिए, अगर आप सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सबसे बड़ा होता है पैरासाइट, पैरासाइट से छोटा होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से भी छोटा है वायरस। वायरस 1000 गुना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो आप ये मान के चलें कि सबसे अच्छा मास्क इसमें होता है N95 मास्क, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ये जो स्टार्टअप हमारे IIT कानपुर ने शुरू किया, हमारे अपने कानपुर में, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, उनका जो श्वासा मास्क आता है वो 30 रुपए का मास्क अवेलेबल हो जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, और उसको आप कम से कम 4 से 5 दिन तक चला सकते हैं। N95 का मतलब होता है उसका पोर साइज है वो 95% तक के पार्टिकल्स को वो सेपरेट कर लेगा, फिल्टर देगा। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल कपड़े के मास्क हैं, दे आर बिल्कुल यूजलेस हैं। वायरस तो छोड़ दीजिए, पोल्यूशन से भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो अगर आप उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं तो 1-2 रुपए का ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क आता है, उसमें परतें होती, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ऐसे होता है, हरे रंग का या नीले रंग का ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होता है, उसके भी प्रयोग से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, गांव देहात में है, तो आप ये एक सिंपल जो अंगोछा होता है उसको आप 2 से 3 बार जब आप लपेटेंगे तो वो भी वही ट्रिपल लेयर का काम करेगा और आपको एक तरह से फिल्टर का काम करेगा, जिससे कि वायरस आपके अंदर प्रवेश ना कर सके। जी ठीक है। तो सर जिस तरह से आप, और हमारे साथ डॉक्टर RP भसीन वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सर जिस तरह का सवाल जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सवाल यही है कि क्या कोरोना फिर से लौट आया है? क्योंकि जिस तरह के चीन में जिस तरह से चीन में केसेस मिल रहे हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान में भी एक तरह से चिंताएं बढ़ गई हैं। और आपको क्या लगता है सर कि क्या कोरोना एक बार फिर से लौट आया है? भसीन साहब जी, कोरोना लौट आया है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जब भी इस कायनात में कोई बीमारी आ जाती है जी, तो वो जड़ से नहीं खत्म होती, वो रहती है। हमें सीखना पड़ता है उससे कैसे एडजस्ट करना है जी। अब हमें उसके साथ कैसे जीना है ये सीखना है जी। जैसे आज भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इम्यूनाइजेशन जी। इम्यूनाइजेशन ने हम लोगों को बचाया जी। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग जी। और तीसरा सैनिटाइजेशन जी। यही 3 स्टेप्स थे जिनसे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अब भी हमें कॉशियस रहना है उससे, क्योंकि वो खत्म नहीं हुई है, फिर आ गई जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक हैं सुनील जुड़ गए हैं, वो कुछ सवाल है उनका। सुनील, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। तो लगता है सुनील से संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे थे कि हमें सिविलाइजेशन, जिस तरह से कहा कि हमें साथ में तो रहना ही है, लेकिन एक बार जो बीमारी आ जाती है वो जड़ से खत्म नहीं होती है। तो सर इस तरह की जो तमाम जो बीमारियां अभी तक चल रही हैं, निश्चित तौर पर जड़ से खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम जरूर हो गया है। कोरोना वायरस का वेरिएंट जो है वो कोई ना कोई लगातार आ ही रहा है। तो
ऐसे में ये ओमिक्रॉन के बाद जो नया वेरिएंट आने की एक आहट सुनाई दे रही है, कितना खतरनाक सर साबित हो सकता है? हाँ, सब उसी के वेरिएंट्स हैं ये सारे जो हैं, ये ओमिक्रॉन वगैरह उनके वेरिएंट हैं। अभी और भी आएंगे, वेरिएंट आएंगे, उनके साथ वैसे ही रहना हमें जैसे हम लोग शुरू में रह रहे थे जी। जैसे कोरोना के साथ हम लोग बिहेव कर रहे थे जी, उसी तरीके से इनके सारे वेरिएंट्स के साथ हमें पूरे प्रिकॉशन लेने जी। तो सर डेल्टा वेरिएंट जैसा क्या ऐसा भी संभव है कि डेल्टा, जिस तरह से डेल्टा ने लोगों को बुरी तरह से संक्रमित किया था, बुरी तरह से बीमार किया था, क्या ऐसा भी वेरिएंट एक बार फिर से सामने आ सकता है? बिल्कुल, पूरी संभावना है, आ सकता है और आएगा जी। तो ये कहीं ना कहीं संकेत जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये सर चूंकि लगातार लोगों में वैक्सीनेशन हो रहा है और 1 साल से ज़्यादा लोगों हो गया है, लोगों वैक्सीनेशन होते हुए, तो सर जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, चूंकि इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता है वो भी अब कम हो गई होगी, ऐसे में एक तीसरा जो डोज है उसको भी लेने की लगातार सवाल उठ रहे हैं, कहीं उनको जो बूस्टर डोज है वो दिया जाए। तो क्या सर बूस्टर डोज अब शुरू कर देना चाहिए? यस, बूस्टर डोज शुरू हो जानी चाहिए और बूस्टर डोज लगवानी चाहिए हम लोगों को हर हाल में। जी बिल्कुल, तो बूस्टर डोज जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी 1 साल में कहीं ना कहीं कम जो है वो हो जाती है। और विकास मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, 1 साल से ज़्यादा जिनको वैक्सीन लगे हुए हो गया है, और सवाल यही है कि सर 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपने कहा कि 1 साल तक इम्यूनिटी बनी रहती है, तो 1 साल के बाद उनकी इम्यूनिटी कितनी कम हो जाती है? और इस दौरान अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, मान लीजिए कि वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, क्या उनको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? जी देखिए शांतनु, सबसे पहले समझने की ये चीज है कि अगर आपने वैक्सीन का पूरा डोज लिया है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जी, तो 1 साल में आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती, ऐसा नहीं है जी। इम्यूनिटी वेन ऑफ होना शुरू हो जाती, यानी एंटीबॉडीज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बूस्टर डोज आप इसीलिए लेते हैं कि वो एक सस्टेनेबल लेवल पे वो आपकी एंटीबॉडीज रहे जी। इसीलिए सरकार ने इसको ध्यान रख के हमारे देश, ये समझना पड़ेगा शांतनु, हमारे देश की पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा लोग हैं, और सरकार बहुत भरपूर अपने सच्चे दिल से इस चीज का प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रख के सरकार ने एक प्रिकॉशन डोज शुरू करी थी, खास करके हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, कि अगर उनको 1 साल ऊपर हो गए हो तो वो ये प्रिकॉशन डोज एक बूस्टर डोज के रूप में ले लें, कि अगर उनकी एंटीबॉडी वेन ऑफ हो रही है तो वो उस सस्टेन लेवल पे मेंटेन रहे। और अब ये बेसिक रिस्पॉन्स होता है, कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं होती है। आगे समय बताएगा कि वेरिएंट किस तरीके का आ रहा है, क्योंकि जो भी हम अगर बूस्टर डोज लेंगे उसकी भी लाइफ एक लिमिटेड होगी, है ना, फिर हमें एक और डोज चाहिए पड़ेगी। तो ये पूरे देश के लिए प्लान करना होता है, ना केवल एक कुछ ग्रुप के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारी साइंटिफिक कमेटी, हमारी गवर्नमेंट का भरोसा रखें जी, जनता उस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। बस आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोरोना से आप घबराए नहीं, उससे सावधान रहें। वेरिएंट आपने तो भाई सेकेंड वेव शुरुआत जो हुई थी, डेल्टा वेरिएंट जो अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट था, आप उसको झेल गए, आपके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, और अभी तक उससे कोई खतरनाक वेरिएंट जितने भी है 5-6 वेरिएंट उसके बाद नहीं आया। तो आप अपने आप को सेफ माने, लेकिन लापरवाह मत हो उससे। आप अपने आप को सेफ माने, अपना वैक्सीनेशन करवाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सरकार पे भरोसा करें। सरकार की गाइडलाइंस आएंगी आगे कि किस तरीके से बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज आगे लोगों को लेनी है कि नहीं, ये समय बताएगा। जी ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर आरपी भसीन साहब के पास आते हैं। सर हमने देखा अलग अलग जो वैक्सीन मार्केट में आई हैं, और उन कंपनियों की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि किसी वैक्सीन को सर लगवाने के लिए 84 दिनों तक का इंतजार करवाया गया, जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी थी जिनको 42 दिन के अंदर आप ले सकते हैं। तो सर आखिर इनमें ऐसा क्या अंतर होता है कि आप एक वैक्सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त के बाद लगवाई जा रही है, दूसरी वैक्सीन कह रही है कि वो आप 42 दिन के अंदर लगवा सकते हैं। तो सर क्या डिफरेंस होता है सर इन वैक्सीन में? सवाल वही इम्यूनिटी का है
जी, और जो उसका अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी जी, उसका है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की बनी हुई वैक्सीन जी, बिल्कुल कामयाब है और वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट की गई है। इसको यूएसए ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है और वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने भी अप्रिशिएट किया है। जी, तो जो इंडिया के वैक्सीन हैं वो सब कामयाब हैं और वही लेनी चाहिए। इसके अलावा जो कम्युनिटी अपनी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो कुछ चीजें हैं जी, वो है कि फ्रेश एयर में आप वॉक करें, नंबर 1। नंबर 2, योगा की एक्सरसाइजेस करें, 2। और तीसरा, जहां पे पेड़ ज्यादा हो, पीपल का पेड़ वगैरह, वहां पे जाएं और वहां पे कम से कम डीप ब्रीथिंग करें आधा घंटा। और इसके अलावा जो खाने में भी कुछ चीजें काम कर रही हैं, जैसे विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल आ गया है। 500 मिलीग्राम सवेरे और 500 मिलीग्राम शाम को लीजिए। हल्दी वाले दूध का भी बड़ा फायदा आ गया इसमें, तो आप हल्दी डाल के दूध में अवश्य लें एक बार। अच्छा, कुछ प्लांट्स बड़ा अच्छा हल कर रहे हैं हम लोगों को, जिसमें एक प्लांट है गिलोय जी, और दूसरा है तुलसी जी। तो इनका सेवन किसी प्रकार से करते रहें। जी, ठीक है सर, वापस आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर कानपुर से जुड़ गए हैं, बादशाह। जी बादशाह जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। क्या सवाल है आपका? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं बादशाह? तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विकास मिश्रा सर, आपके पास वापस आते हैं। जिस तरह से सर ने बताया कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, कहा जाए कि जो घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उनके ज़रिए भी जो है इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सर, जिस तरह से जब कोरोना वायरस शुरू में आया, उसके बाद से तमाम जो भ्रांतियाँ थी वो भी लोगों के बीच कहीं ना कहीं फैलती चली गई। और अब चूंकि सवाल ये है कि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, और प्रदूषण जो है वो कितना असर डालता है, और प्रदूषित अगर किसी के लंग्स जो है वो प्रदूषित हो गए हैं, या फिर कोई स्मोकिंग करता है, तो उस पर कोरोना वायरस कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या जो स्मोकिंग नहीं करता है या प्रदूषण से दूर रहता है उस पर, और एक दूसरे व्यक्ति पर अपेक्षाकृत उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है सर? शांतनु, मैं डॉक्टर भसीन सर की ही बात को आगे लेके जाऊंगा। देखिए, जो वायरस है वो बाहरी शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके इन्फेक्शन कॉज करना चाहती है। जी। हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो अंदर प्रतिरोधक क्षमता है जो उससे लड़ेगी या उसको अंदर नहीं आने देगी। जी। अब जो जैसे सर ने बताया है कि आप कुछ चीजों का रोल है, देखिए कोई भी चीज होती है, चाहे दवाई हो, चाहे जैसे सर जो बता रहे, आप अगर उसे एक लिमिटेड डोज में लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आपने लिमिटेड डोज में ना लेके उसको टॉक्सिक डोज में ले लिया तो उसके कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे सर ने बताया गिलोय वगैरह का बहुत रोल है। मैंने देखा गिलोय और काढ़े वगैरह बीच में लोगों ने फर्स्ट सेकंड वेव में बहुत प्रयोग किया था, और आप मानिए कि उनको कॉन्स्टिपेशन और सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह की बीमारियां होना शुरू हो गई थी। तो कोई भी चीज को हैप्पीजर्टली ना लें। हल्दी है, हल्दी का जैसे सर ने बताया, तो आजकल हल्दी में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है करक्यूमिन जो होता है वो होता है आपका एंटीवायरल प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है। तो आप हल्दी को कितनी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, तो टर्मरिक लॉजेंजेस भी आने शुरू हो गए हैं बाजार में। तो आप टर्मरिक लॉजेंजेस का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से एक टर्मरिक लॉजेंजेस खरीद लें और सवेरे और शाम उसको चूसें, जिससे आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी। तो बेसिक पर्पस ये है कि अच्छा खाना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखना है, और नींद, शांतनु, सबसे जरूरी है, नींद पूरी लेनी है। अगर आप नींद पूरी लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप इतनी सक्षम होगी कि बाहरी ताकतों को उनसे लड़ सके। आप देखिए, अभी भी कोरोना की हमारे पास इफेक्टिव मेडिसिन नहीं थी, और जब सेकेंड वेव आई तो कई लोग पीड़ित हुए, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत तो ऐसे भी थे ना कि जिनको हॉस्पिटल में आपका जाने के बाद वो लौट के आए और फिर से स्वस्थ हो गए।
यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी थी कि इफेक्टिव एक पर्टिकुलर दवाई एंटीवायरल ना होने के बाद भी वो कोरोना को मात दे के आए, तो वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता में ही था। तो आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट जूस, नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका वॉक करना, योगा करना, नींद पूरी लेना, इन सब चीजों का आप प्रयोग करें। इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का भी पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। तो कोरोना से डरना नहीं है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं है और उसमें लापरवाह भी नहीं होना, उससे सचेत रहना, सावधान रहना है और अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। इस तरीके से हम इस कोरोना महामारी से पार पा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और तमाम जो कोविड के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास मिश्रा जी, डॉक्टर आरपी भसीन जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद है कि आप दर्शकों के वो तमाम सवाल जिनको लेकर आप कोरोना को लेकर जो सवाल है आपके, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे और वो क्या कोरोना फिर से वापस लौट रहा है, इस पर भी हमने चर्चा की और इस पर भी आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।